हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी नेक्स्ट थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। कि ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए क्या क्या बायोलॉजी ने रोल प्ले किया है, इस यूनिट में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उनमें सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब ह्यूमन वेलफेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमने ह्यूमन के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट के या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जिसकी वजह से तरह तरह की डिजीज़ हो रही हैं, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। साथ में जब हम ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम तरह तरह की ड्रग्स जो हमारी ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। तो वेलफेयर करने से पहले हमें क्या है, क्या क्या हमारी हेल्थ को हार्म कर रही हैं, तरह तरह की डिजीज़, तरह तरह के ड्रग्स, और हमारी इम्यूनिटी क्या मेजर रोल प्ले करती है हमें डिजीज़ से बचने के लिए, इस चैप्टर में हम सारी ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ हेल्थ। हेल्थ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 में हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि हेल्थ इज नॉट अ फिजिकल हेल्थ, इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कि हम शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से और बर्तावी रूप से हम अच्छे होने चाहिए। और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जिस इंसान के अंदर बीमारियां नहीं हैं वो हेल्दी है। अगर वो सोचने समझने की शक्ति, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? अनहेल्दी पर्सन कहेंगे। तो WHO ने ये 3 चीज़ों को इंक्लूड किया था हेल्थ की डेफिनेशन में, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो क्या क्या कारणों की वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है? 3 मेजर रीजंस हैं या कॉज हैं हमारी हेल्थ को इफेक्ट करने वाले। सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है? जीन्स। हमने तरह तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जीन डिफेक्ट्स हमने 5th चैप्टर में पढ़े थे। तो वो बाय बर्थ किसी बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है, क्रोमोसोम नंबर में अल्टर हो सकते हैं, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो वो जो डेफिशिएंसी और डिफेक्ट बच्चे को हो रहे हैं फ्रॉम दी बर्थ से ही उस बच्चे में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमने 2 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स किए थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स पढ़े थे। ठीक है। तो दूसरा क्या है? इन्फेक्शन। भी कोई भी बाहर की चीज, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, या कोई एनिमल आपको काट लेता है, तो जब कोई बाहर की चीज आपकी बॉडी में एंटर कर रही है तो दैट अल्टर द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। तो दूसरा क्या कारण हो सकता है हमारी हेल्थ खराब होने का? इन्फेक्शन। तीसरा क्या है? अवर लाइफस्टाइल, हैबिट, आपका जीने का जो तरीका है। जैसे आजकल बच्चों ने क्या हैबिट्स डेवलप कर रखी हैं, रात तक जागते रहना, सुबह दोपहर तक सोते रहना। तो उससे क्या है, उनके जो बॉडी की रिदमिक साइकिल्स हैं वो भी इफेक्ट होने लग जाती है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, साफ सुथरी जगह पर रह रहे हो, कि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो। रेस्ट मीन मतलब आप जो एक्चुअल स्लीप आवर्स चाहिए पर्सन को हेल्दी रहने के लिए वो ले रहे हो कि नहीं, प्रॉपर रेस्ट है कि नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आपकी जो खाने की जो हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो अच्छी हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी क्या है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, अगर ये चीजें किसी भी कारण से ये हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, या जैसे हम कहें लाइफस्टाइल, जो है एक बच्चा है बहुत सारा दिन मीठा खाता रहता है, तो उसको क्या चांसेस रहेंगे? देयर में बी ए कॉज ऑफ एन ओबेसिटी और शुगर लेवल, है ना। तो उसको ओबेसिटी होने के या शुगर होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा रहेंगे। तो लाइफस्टाइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ एन
इंडिविजुअल। तो अब हम डिजीज किसे कहेंगे, बीमारियां किसे कहते हैं हम? एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट, कि फिजिकल और फंक्शनल बदलाव, किसी भी चीज का, एक नॉर्मल स्टेट का, उसका रूप बदल जाना या उसकी वर्किंग में बदलाव आ जाना, जिसकी वजह से हमें अच्छा ना लगे, डिस्कम्फर्ट हो जाए, एंड इम्पेयर द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिजीज। मतलब डिजीज क्या है कि जब आपका कोई भी अंग का आकार बदल जाए, फिजिकल चेंज आ जाए उसके अंदर, या उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिजीज बोल देते हैं। तो दूसरे टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कि जब आपकी बॉडी ठीक रूप से काम ना करे, बॉडी, पूरी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट, ऑफ विद इट स्पेसिफिक सिम्टम, और उसके आपको प्रभाव दिखाई देने लग जाते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं, डिजीज हो गई है, बीमारी हो गई है। जैसे हम कहीं जुकाम है, नॉर्मली हमें क्या है, छींके नहीं आती, हमारा नाक नहीं बहता, दीज आर द नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जैसे ही आपको क्या है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी नाक बहनी शुरू है, आपको छींके आ रही हैं, दीज आर द सिम्टम्स, कि कोई बाहर की चीज आपकी बॉडी में चले गई, जिसकी वजह से आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पार्ट्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर एयर नहीं पहुंच रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पार्ट आ गया हमारा। तो जब वो ठीक से काम ना करे और आपको उस ठीक से काम ना करने की वजह से आपको इफेक्ट्स दिखाई देने लगे बॉडी में, तो उस चीज को, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डिजीज बोल देंगे। तो डिजीज के क्या एजेंट्स हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से आपको डिजीज हो सकती है? एजेंट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से आपको डिजीज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। तो बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें, बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आ जाएंगे, जितने भी आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम मोनराज या प्रोटिस्टा की बात करें, दीज आर दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल एजेंट विच कॉज डिफरेंट डिजीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में हम क्या क्या जान सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एलिमेंथीज, ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट। जर्नल टर्म्स में हम इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन एजेंट। न्यूट्रिशन की कोई डेफिशिएंसी हो जाए, हमें पता है जैसे हमें प्रॉपर हेल्थ बनाए रखने के लिए 5 जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे डाइट में कंप्लीट होने चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, आपके विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन किसी कारण से जब आपका फूड का कोई भी एक कंपोनेंट डेफिशिएंट हो जाएगा, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से आपको क्या है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, मैरास्मस हो जाता है, क्वेशियोकर हो जाता है। विटामिन की डेफिशिएंसी से आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टोमिलेशिया हो जाता है, हाथों पैरों में जो गठिया कह रहे हैं हम, ये सारे जो किसी भी एक फूड के कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपके अंदर आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ठीक ना हो पाए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन एजेंट्स बोलेंगे। तीसरे क्या है, केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स मतलब दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट बाय द बॉडी, वेदर दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी और टेकन इन बाय द बॉडी। तो केमिकल एजेंट्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब ऐसा कोई एजेंट जो आपकी फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है और आपकी बॉडी में ही बन रहा है। जैसे मैं कहूँ कि हमने 11th में पढ़ा था हार्मोन्स।
हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वो नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो बहुत मिनिमम अमाउंट में चाहिए बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिसमें हमने 2 तरह के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था। कुछ फैट सॉल्युबल हॉर्मोन्स थे, कुछ प्रोटीन बेस्ड हार्मोन थे। तो ये हॉर्मोन्स क्या है, बहुत मिनिमम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब भी डिजीज हो रही थी। मतलब जैसे मैं कहूँ इंसुलिन ना बनना हो किसी में, तो क्या हो जाएगा, पर्सन का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो डायबिटिक हो जाएगा, है ना। और अगर बहुत एक्सेस बनने लग गया तब भी क्या है, शुगर की प्रॉब्लम। नॉर्मल शुगर लेवल हमें कितना चाहिए, 90 चाहिए, लेकिन इंसुलिन अगर ज्यादा बन रहा है तो वो उसका शुगर लेवल और डाउन कर देगा, 60 ले आएगा, 50 ले आएगा। तो उसमें क्या होएगा, पर्सन को दिक्कत होएगी, वो अपनी शरीर उनका ठीक रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो एजेंट्स, एंडोजिनस एजेंट्स क्या हुए कि वो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन उनका अमाउंट अल्टर हो रहा है, बहुत ज्यादा बन रहे हैं या बहुत कम बन रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी ठीक रूप से काम नहीं कर पाएगी। एक्सोजिनस क्या होगे कि वो केमिकल एजेंट्स जो बाहर से हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं। जैसे हम पोलन्स की बात करें, हमने सेकंड चैप्टर में पोलन एलर्जी की बात करी थी, है ना। तो पोलन एलर्जी क्या है कि जब आप पोलन को इनहेल कर रहे हो कुछ ऐसे प्लांट्स के जो क्या है, एलर्जिक, हमारे अंदर जैसे हमें छींकें आनी शुरू हो जाती हैं बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, दीज आर द एलर्जी आउटसाइड दी। कोई बाहर का एजेंट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस एजेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की डिजीज होती हैं। डिजीज 2 टाइप्स की होती हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब जो आपको बाय बर्थ से ही जो आपको, तो जितनी भी आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया किया था, हीमोफीलिया किया था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे क्या हैं, कॉन्जेनाइटल हैं, बाय बर्थ बच्चे को वो होती हैं। दीज आर द एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट सिंस बर्थ से ही बच्चे के अंदर जो दिक्कतें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज। दे मे बी कॉज बाय द म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन और सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट का इफेक्ट भी होगा, तब भी हमारी जीन में चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्वायर्ड। ये क्या है, बर्थ होने के बाद आपके अंदर कोई डिजीज आ जाए। जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, लेकिन 2 साल बाद क्या हम देख रहे हैं कि उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, शायद वो प्रोटीन कंटेंट उसको ठीक नहीं मिल रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशनल एजेंट की वजह से उसके अंदर डिजीज डेवलप हो गई। बच्चा पैदा ठीक हुआ था, तो ये क्या है, बर्थ के बाद जब किसी के अंदर डिजीज आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, अब ये एक्वायर्ड डिजीज 2 तरीके की हो सकती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजन से होंगी, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होंगी, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंड दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे हम बात कर रहे हैं अब एट प्रेजेंट हम कोरोना वायरस की, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज, स्प्रेडिंग से फैल रहा है। इसे हम इसलिए हमें क्या है, लोगों को क्या है, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा जा रहा है, ताकि ये स्प्रेड कम से कम हो। कम्युनिकेबल डिजीज है दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। लेकिन स्प्रेडिंग के केसेस भी अलग हो सकते हैं, बाय पर्सन टू पर्सन होती है, बाय एयर होती है, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेबल का मतलब है जब कोई डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर स्प्रेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब वो जो डिजीज हमने एक्वायर्ड की है वो उसी पर्सन के या पेशेंट के अंदर रहती है, वो दूसरे को नहीं फैलती। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। दीज डिजीज रिमेन कन्फाइंड टू द पर्सन हु डेवलप देम। उन्हीं के अंदर रहेगी वो डिजीज, डू नॉट स्प्रेड टू दी
अदर्स दूसरों में नहीं फैलेगी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फिर फर्दर कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे हम बोले डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब है जब मान लो बच्चा ठीक पैदा हुआ है लेकिन जैसे विद एज फैक्टर हम कहते हैं हमारा हार्ट कमजोर होता चला जाता है, तो विद एज उसमें क्या है हार्ट डिजीज डेवलप हो जाए, उसमें क्या है कोई ऑर्गन की माल फंक्शनिंग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। जैसे मैं कहूँ कि कोई बहुत अल्कोहलिक पर्सन है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो उसका टाइम के साथ उसका लिवर क्या है इफेक्ट होने लग जाएगा। तो विद एज विद टाइम फैक्टर उसका लिवर क्या है धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है, तो लिवर ऑर्गन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, तो वो किस तरह की डिजीज है डीजेनरेटिव। बाय बर्थ वो ठीक था बिल्कुल, लेकिन टाइम के साथ ऐसी डिजीज डेवलप हो गई जो उसी में कन्फाइंड है, मतलब उसका लीवर खराब हो रहा है कि लेकिन वो अगर उसके साथ कोई और पर्सन रह रहा है तो उसका लीवर नहीं खराब होएगा, क्योंकि दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड विच टाइप ऑफ डिजीज डीजेनरेटिव, कोई एक ऑर्गन इफेक्ट होए उसे हम क्या बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जैसे अभी हमने बात करी थी कि कोई भी मॉल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी किसी मान लो किसी एक बच्चे में विटामिन डी की कमी है, तो उसके साथ रहने वाले में जरूरी नहीं विटामिन डी की कमी होगी, तो दैट इज ऑल्सो ए नॉन कम्युनिकेबल। लेकिन किसी कमी की वजह से डिजीज हो रही है तो इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम डेफिशिएंसी डिजीज। दूसरा डिजीज ड्यू टू हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स अभी हमने केमिकल एजेंट्स की बात करी थी, जो एंडोजीनस एजेंट्स होते हैं उनकी ज्यादा मात्रा हो जाना या कम मात्रा हो जाना उससे भी डिजीज हो जाती है। दैट टाइप ऑफ डिजीज और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे हम बात करें डायबिटीज है या किसी को गॉइटर हो गया है, किसी को रिकेट्स हो गया है, तो ये सारी क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तीसरा एलर्जीज। एलर्जीज क्या है, जैसे अभी हमने एक्सोजीनस एजेंट्स की बात करी थी कि पोलन है, तो एक ही एनवायरनमेंट में कोई 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 लोगों को क्या है जब कटाई का सीजन आता है तो छींकें शुरू हो जाती हैं, तो छींकें वो क्या है एलर्जिक रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट एक्सोजीनस एजेंट, बाहर से कोई एजेंट उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, लेकिन बाकी 2 पर्सन क्या है ठीक रह रहे हैं। तो ये नहीं है कि उन 2 पर्सन को एलर्जी हो गई है तो बाकी 2 को भर जाएगी, दैट आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सम सॉर्ट ऑफ एलर्जीज को हम क्या कह सकते हैं कि जो स्किन एलर्जीज होती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं दैट में बी कम्युनिकेबल। इसलिए जैसे जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनको क्या कहा जाता है कि उनको अपने टॉवल्स अलग रखने चाहिए, उनको अपनी कॉम्ब अलग रखनी चाहिए, क्योंकि दैट इज सॉर्ट ऑफ एन कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन जो हम दूसरे एक्सोजीनस एजेंट्स की वजह से जो एलर्जीज हो रही हैं दैट आर नॉन कम्युनिकेबल एजेंट्स। 5th टाइप क्या है कैंसर। दिस इज कॉज बाय द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू इन द बॉडी, कि जब हमारे सेल्स में लगातार डिवीजन होती रहती है वो रुकती नहीं है, तो जिसकी वजह से जहां पर 100 सेल बनने थे क्या पता 1000 सेल बन जाए, तो मास ऑफ सेल जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमने किसके टाइप्स करे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द पैथोजन एंड स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो स्प्रेड हो जाती है डिजीज उसे हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज की जो सबसे पहले थ्योरी दी थी वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कॉच, उन्होंने दिए थे और उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए थे। पोस्टुलेट का मतलब होता है पॉइंट्स। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए जो किस नाम से जाने गए कॉच पोस्टुलेट्स के नाम से जाने गए। उन्होंने क्या क्या कहा, पैथोजन शुड बी प्रेजेंट इन एनिमल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, कि जिस पर्सन के अंदर डिजीज है और वो डिजीज पैथोजन की वजह से हुई है तो वो पैथोजन उस डिजीज पर्सन की बॉडी में हमें मिलेगा।
दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने, द पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी ग्रो इन अ प्योर कल्चर। कि मान लो किसी के पर्सन के ब्लड में वो पैथोजन ग्रो कर रहा है, तो आप उस पैथोजन को उसकी बॉडी से निकाल सकते हो, लेकिन कौन सी बॉडी में से, जिसके अंदर डिजीज है, इन्फेक्शन है, और उस पैथोजन को आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, व्हेन दिस कल्चर इज इनोकुलेटेड इनटू एन हेल्दी होस्ट शुड डेवलप अ डिजीज। जैसे आज हम बात करें कोरोना वायरस के लिए जितनी भी रिसर्च चल रही है वो किस बेसिस पर चल रही है, इसी बेसिस पर चल रही है कि जैसे हमें पता है वायरस की वजह से डिजीज आ रही है, तो वो वायरस पर्सन की बॉडी के अंदर है ना। तो वो वायरस क्या है, यहाँ पर पैथोजन की तरह एक्ट कर रहा है। तो पैथोजन हमें कहाँ है, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में मिलेगा। इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से आप उस पैथोजन को निकाल सकते हो और ग्रो कर सकते हो। अब जब आप अपनी लैब कंडीशंस में ग्रो करा रहे हो, तभी तो डॉक्टर्स ग्रो करा रहे हैं, तभी तो डॉक्टर्स उसकी दवाइयां बनाने में लगे हुए। लेकिन डॉक्टर्स को वायरस की दवाइयां बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब उसको ग्रो कराया जा रहा है लैब कंडीशन में, वो अपनी जेनेटिक कंपोजिशन को चेंज कर देता है, म्यूटेट कर देता है। म्यूटेशंस फास्ट हो रही हैं क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल किससे बना हुआ है, आरएनए से बना हुआ है। तो आरएनए में जल्दी चेंजेस होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए, हमने ये बात पढ़ी थी पहले। तो म्यूटेशंस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जब आप इसको कल्चर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जैसी हम दवाई इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, क्या पता जब हम इसको पर्सन के अंदर डालें उसके अंदर चेंज आ चुका हो और वो दवाई काम ना करे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जब किसी पर्सन के अंदर डिजीज होती है तो उस डिजीज पर्सन के अंदर पैथोजन भी प्रेजेंट होता है। उसके ब्लड से आप पैथोजन को आइसोलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। जब आपने वो पैथोजन उसकी बॉडी में से निकाल दिया और किसी हेल्दी पर्सन में डाला, तो उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। कोच ने ये बातें कही, ये अभी हमें आज बिल्कुल सही लग रही हैं, लेकिन जब कोच ने पहली बार ये देखा था तो उसे बड़ा अटपटा लगा था कि एक पैथोजन दूसरे एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में कैसे जा रहा है। तभी उसने बात करी थी ये किस तरह की डिजीज हुई जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रेवल हो रही है, पैथोजन है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो क्या कहा उन्होंने, दूसरा पॉइंट, पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। तीसरी बात क्या कही, व्हेन दिस कल्चर इज इनोकुलेटेड इनटू एन हेल्दी होस्ट शुड डेवलप अ डिजीज। कि वो जो कल्चर उन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन से निकाला था, जब हमने उसको किसी हेल्दी पर्सन में डाला तो उसके अंदर भी क्या हो गई, डिजीज हो गई। और जिसमें अब डिजीज हुई उसके अंदर बिल्कुल सेम पैथोजन है जैसा पहले पर्सन के अंदर था। पैथोजन शुड बी रिकवरेबल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल होस्ट एंड शुड बी सेम। तो कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली डिजीज को हम कहते हैं। अब हम आगे जाकर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे ये है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट क्या होता है, एनिमल विच एक्ट एज ए रिजर्वायर, मतलब वो एनिमल जो अपने अंदर पैथोजन को लेता है लेकिन खुद डिजीज डेवलप नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर होस्ट। जैसे हम बात करें मलेरिया है, मलेरिया हमें पता है इट इज कॉज बाय दी प्रोटोजोआ, एनोफिलीज से प्रोटोजोआ से हो रहा है हमें, लेकिन एनोफिलीज जो हैं हमारी, दे आर द रिजर्वायर होस्ट। वो उस पैथोजन को, उस प्रोटोजोआ को लेकर आ रही हैं हमारी बॉडी में। मच्छर नहीं हमें डिजीज कॉज कर रहा, मच्छर इज और रिजर्वायर, उसने स्टोर कर रखा है, कैरियर है वो हमारे अंदर, पैथोजन को लेकर आ रहा है। तो एनिमल जिनके अंदर क्या है, एक्ट एज ए रिजर्वायर, दे हैव पैथोजन बट डू नॉट डेवलप डिजीज, लेकिन उनके अंदर डिजीज नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर होस्ट।
तो अभी हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। तो अब हम स्प्रेडिंग के मोड्स देखते हैं कि कैसे कैसे डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कैसे डिजीज स्प्रेड हो रही हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो दो तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम क्या बात करेंगे, द पैथोजन ऑफ सम डिजीज रीचेस द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में कोई भी बीच में रिजर्वायर होस्ट नहीं आएगा आपके, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। जैसे हम कोरोना वायरस की बात करें, उसमें कोई बीच में रिजर्वायर होस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही है। पर्सन के हाथों पे लगा हुआ, फिर उसको किसी ने दूसरे ने उसके साथ हैंड शेक किया तो वो वायरस उसमें ट्रांसफर हो गया। तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्दी पर्सन। बीच में कोई भी और एजेंट नहीं इन्वॉल्व है जिसके अंदर क्या जा सके, वो पैथोजन एंटर कर सके। द डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कंटेजेनियस डिजीज। मतलब जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से डिजीज होती है, जैसे हम कोरोना को क्या कह सकते हैं, कंटेजियस डिजीज है विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो वो कैसे हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे हम छींकते हैं तो हवा में बहुत सारे ड्रॉप्स आ गए हैं तो एयर ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। दूसरा कांटेक्ट विद सॉइल, सॉइल से हो रही है, या आप जैसे हम बात करें यूटेंसिल से हो रहा है, एनिमल बाइट से हो रहा है। तो ये सारे क्या है, डायरेक्ट मेथड है, इसमें कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है जो हमारी ट्रांसफर करता है पैथोजन का फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। दूसरा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। द पैथोजन ऑफ सर्टेन डिजीज रीचेस द ह्यूमन बॉडी थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट। एजेंट की हेल्प से ही ट्रांसमिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। जैसे मैं बात करूं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ये क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। यहां से क्या है, इसके अंदर क्या है, पैथोजन है। पैथोजन बीच में किसके पास आया, मान लो मैं कहूं कोई इंसेक्ट है, फिर ये पैथोजन इस इंसेक्ट के अंदर आया, लेकिन इंसेक्ट क्या है, डिजीज डेवलप नहीं कर रहा, तो वो कैसे एक्ट करेगा, रिजर्वायर की तरह एक्ट करेगा। और ये इंसेक्ट जब किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बैठेगा तो इसके अंदर क्या छोड़ देगा, पैथोजन छोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगी, डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट हुआ, बीच में कोई और एजेंट इन्वॉल्व हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जबकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम क्या बोलेंगे, हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन है हमारे पास और डायरेक्ट हमारा एक हेल्दी पर्सन में इसका पैथोजन ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो मेनली इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, आपका आर्थ्रोपोडा वेक्टर्स आ जाएंगे। जितने भी आप कैरियर्स की बात छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, वो क्या है, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं और वो कैसे ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे, उनके नाम और कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिजीज हो रही हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।